गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम यूपीएससी और पीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है किसके बारे में? वो है कि आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को और बताना है कि वो आपके मैच करते हैं कौन से ब्लॉक से, ए बी सी या डी से। ये लास्ट ईयर मतलब 2019 का आईएएस का जीएस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? फर्स्ट पॉइंट है इसका, द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा। सेकेंड पॉइंट कहते हैं कि ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वाज। और थर्ड पॉइंट कहता है इमेज वर्शिप एंड द रिचुअल्स। सो विच ऑफ द अबव इज और आर द फीचर ऑफ महायान बुद्धिज्म। आपने बौद्ध धर्म का पार्ट अगर स्टडी किया है तो आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी, जिसमें लास्ट में मनमुटाव के चलते उसके 2 पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। एक हीनयान है और दूसरा आपका महायान। तो जैसे किसी घर में 2 अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर एक 2 विचारधाराएं थी, 2 आइडियोलॉजी। तो उस हिसाब से लोगों का 2 ग्रुप्स डेवलप हो गए, यानी दोनों बुद्ध को मानते हैं, लेकिन एक ग्रुप हीनयान है जिसे हम निम्न मार्ग के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका महायान जिसे हम उत्कृष्ट मार्ग कहते हैं। तो इन दोनों मार्गों के बारे में अगर आपको पता है तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि महायान में क्या क्या होता था। ठीक है, तो महायान में क्या होता था? महायान में उन्होंने भगवान बुद्ध को देवता के रूप में माना और उन्हें उनकी पूजा करनी शुरू की। जबकि हीनयान में जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे वो चाहते थे कि जो उसका स्वरूप था वही स्वरूप बना रहे। ठीक है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें भगवान के रूप में माना, यानी देवता। इसमें परोपकार और पर सेवा पर भी बल दिया गया था, यानी मोटा मोटा कि मानव जीवन में मतलब मानव का आपको क्या करना है, मानव सेवा और कल्याण की बात उन्होंने सोची। ये बात कौन कर रहे थे? महायान वाले। हीनयान को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टॉपिक आपका महायान से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहीं पर हम रहते हैं। ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आप जानते हैं जितने भी श्रमण धाराएं हैं, तो जैसे हमने जैन धर्म के बारे में बात किया था, तो इन लोगों की आइडियोलॉजी वैदिक धर्म से अलग थी, और इसी वजह से ये धारा शुरू हुई थी, एक तरह से उनका एक विरोध। तो इन्होंने आत्मा को और पुनर्जन्म में विश्वास किया। किन्होंने? जो आपके कौन थे? महायान शाखा के लोग थे। और ये जो सिद्धांत थे वो बहुत सरल थे, मतलब यहाँ पर आपको तपस्या नहीं करनी थी, कोई कठिन कार्य नहीं करने थे। जो सिंपल आपका, जैसे आप देवी देवता को पूजते हैं, जैसे आप वैदिक धर्म में पूजते थे, उससे ही मिलता जुलता। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सेम, क्योंकि आस्था का विषय है, सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी आस्था रखते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दैवीय स्वरूप को मानना, ये कहीं ना कहीं वैदिक धर्म से इंस्पायर्ड है। और आगे बात करते हैं। इनका आदर्श जो है वो बोधिसत्वाजी होता है। बोधिसत्व हो जाना यानी मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, सपोज कीजिए कि मैं ही हूँ, और मैं इस तरह से पूजा, इस तरह से आचरण करूँ कि जब वो एनलाइटमेंट का स्टेज आए, यानी कि जब ज्ञान प्राप्ति हो जाए, जब हम खुद को जान लें या ब्रह्म को जान लें, तो वो जो स्टेज होता है एनलाइटमेंट का, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को जो हम फॉलो करते हैं उसे ही हम कहते हैं ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्वास कहते हैं। तो पहली बात तो देखो क्लियर हो गई, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, यानी वो भगवान बुद्ध को देवताओं के रूप में पूज रहे थे। दूसरी बात भी हो गई। और तीसरी बात क्या है? इमेज वर्शिप एंड द रिचुअल्स। ये होता ही था, आप जानते हैं। ठीक है, अब जब मैंने महायान के बारे में इतना कुछ बता दिया तो एक पॉइंट और बता देता हूँ कि इसमें इसके जो प्रमुख संप्रदाय हैं महायान के, वो 2 हैं। एक शून्यवाद, आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्यवाद या माध्यमिका शून्यवाद, और दूसरा आपका आता है विज्ञानवाद। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं? विज्ञानवाद। इज इट क्लियर?
शून्यवाद को हम माध्यमिक भी कहते हैं, और जो विज्ञानवाद है यानी योगाचार। ठीक है, योग आचार। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा आंसर होने वाला है, और नहीं आया है, आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी हमारा मैच कर गया है, सेकंड भी मैच कर गया है, और थर्ड भी मैच कर रहा है। तो ये जब तीनों चीज़ें कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? अगर बात समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। आपने पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के बारे में सुना होगा। क्या है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी से मतलब हमारा है कि आपने अगर सुना हो कि पहली शताब्दी ईस्वी में किसी अज्ञात लेखक ने तटों के बारे में कुछ साक्ष्य छोड़े हैं, और जो साक्ष्य छोड़े हैं और जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, तो उसका जो लेखक है उसे हम क्या कहते हैं? कोई अज्ञात नाविक रहा है, या अज्ञात कोई व्यापारी रहा है, ग्रीक्स का यानी रोमन्स का, और उसके द्वारा छोड़े गए जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य बंदरगाहों के बारे में है, जिसमें उसने जिक्र किया है हमारे क्षेत्र में नौरा, तोंडी, कौन कौन से नाम हैं? नौरा। देखिए, एक ही प्रश्न से आपके कई प्रश्न हो जाते हैं। अगर ये प्रश्न इन्होंने इस विषय में पूछ ले कि कौन कौन से उन्होंने जिक्र किए हैं आपसे तटों के बारे में, तो आप इसको भी कर पाएंगे। इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी होता, थोड़ा सा बताना जरूरी था। तोंडी हो गया, मुशीरी हो गया, कौन सा है? मुशीरी हो गया, और एक आपका कहाँ को लिखा जाए, ये लिख देते चलिए, नेलसिंडा हो गया। ठीक है, ये आपके तट हैं। एक्चुअली इन सब चीज़ों का उसने जिक्र किया है जो अज्ञात नाविक था। तो अब वो इनमें से तो कोई नहीं है, आप देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ना वो प्लिनी है, ना वो टॉलमी है, ना वो स्ट्रैबो है, ना वो टेसियस है। तो बट ऑब्वियस है वो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये कथन है, और साथ ही इसका एक कारण दिया है। कारण है कि यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता है। अब आपको सोचना है, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको तो पता लग गया होगा कि क्या उत्तर है इसका, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको समझाऊं। भाई, ये तो कन्फर्म है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिणी अभियान है वो धन प्राप्ति के लिए था। देखिए, कोई भी युद्ध हो तो उस युद्ध का मुख्य कारण धन ही होता है, या क्षेत्र होता है, उस जिससे कि आपको भविष्य में फिर धन ही मिलेगा। क्योंकि जिन क्षेत्रों को आप अपने कब्जे में ले लेते हैं, उन क्षेत्रों में खेती होगी या व्यापार होगा, जो भी होगा, तो उससे भविष्य में आपको धन लाभ तो होना ही होना है। ठीक है, मतलब ये तो कहीं ना कहीं सभी लड़ाइयों के जड़ में है शामिल। अब बात आती है, इनका जो कारण है वो क्या है? वो कहता है कि दक्षिणी राज्यों को वो कब्जे में करना चाहता है। अगर वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता है तो चलिए हम याद करते हैं दक्षिण भारत के उसके किए गए प्रयासों के बारे में। आपको याद आ रहा होगा कि उन्होंने एक दक्षिण के राजा को हराने के बाद वो वापस आ गए, और या मलिक काफूर हों, तो जब वो वापस आ गए तो उन्होंने कर देना बंद कर दिया, और कर देने के बाद क्या हुआ, इन्हें वापस अभियान करना पड़ा, और फिर दोबारा से उनको हराया गया, और बाद में क्या हुआ, उन्होंने कर देना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में वीडियो निपटाना चाहता हूँ, इसलिए आपको याद आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे। तो अगर वो ऐसा कर रहे थे तो वो क्या चाह रहे थे उनसे? वो सिर्फ उम्मीद कर रहे थे राजस्व की। भाई, कर मिले, हमें किसी भी तरह से करके पैसा मिल जाए, हमें कब्जे वब्जे नहीं करना किसी को। तो दक्षिण भारत की जो नीति थी उनकी, वो क्या थी? वो यही थी कि वो चाहते थे कि हमें धन लाभ हो, ना कि उन्हें कब्जे में किया जाए। तो ये कहाँ पर आपका मैच करता है? ए और आर दोनों सही है? नहीं है, ए और आर दोनों नहीं सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं है। आगे कहता है कि ए सही है,
हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि ए सही है, परंतु आर गलत है। ये बिल्कुल मैच कर रहा है और सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आपको उत्तर देना होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? ये आपका वही पुरातात्विक क्षेत्र से आ गया है, यानी पूरा पाषाण काल वाला पीरियड। आपको याद आ रहा होगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कुछ खोज की थी। आया याद? ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक्चुअली ब्रिटिश थे, और वो आपके पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। जहाँ भी आपको दिखाई दे जाए उसको आप साइन कर दें। ये तो जस्ट वन लाइनर वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको डी पार्ट में दिखाई देता है, वो आप आंसर कर दें। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लेकिन कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको एक या दो चीज़ों के बारे में पता होता तो आप बता देते। तो जैसे पहला आपका सूची जो है उसे दूसरी सूची के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उसको भरना है। तो जो पहला है उस पहले के अनुसार आपको इन्होंने कहा है कि वीडी सावरकर के सामने इन्होंने द ग्रेट रिबेलियन लिख दिया। तो आपने पढ़ा होगा वीडी सावरकर जी ने क्या लिखी है। वीडी सावरकर साहब ने लिखी है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी लिखी है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो कहाँ पर है? वो शायद सेकंड पर पड़ती है, 1 का 2 हो जाएगा। तो आप देखिए ए का 2 कहीं दिया हुआ है क्या? ए का 2 के हिसाब से अगर हम अपने आंसर्स में देखें तो पहला भी होता है, दूसरा भी होता है, और कौन सा होता है? बस। तो मेरा काम बन रहा है किस किस में? फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि आर.सी. मजूमदार साहब ने क्या लिखी है। आर.सी. मजूमदार साहब ने लिखी है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट। तो बी का आपका आंसर क्या बनता है? 3 बनता है। तो बी के लिए 3 को ढूंढिए। बी के सामने 3 कहाँ पर है? बी के सामने भी 3 फर्स्ट और सेकंड पर ही पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम सोचते हैं कि भाई एस.बी. चौधरी साहब ने क्या लिखा। तो एस.बी. चौधरी साहब ने लिखी थी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज़। तो ये कहाँ पर है? द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज़, यानी सी का 4th हो जाता है। अब देखिए सी का 4th कौन सा है? तो सी का 4th हमें 2nd और 4 पर मिलता है, लेकिन 4 तो हमारा बन ही नहीं रहा था। तो पक्की बात हो गई, रिजल्ट हमारा क्या रह जाएगा? सिर्फ 2nd रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको जितने ज़्यादा पढ़ा होगा आपने, जितना आपको याद रहेगा, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। जो बाल्कन प्लान था वो उपज था। किसकी उपज था भाई? तो अगर किसी को याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 2 वे इंटरेक्शन ना होने के कारण मुझे तो पता नहीं लगेगा भाई किसको पता लगा किसको नहीं पता लगा। तो मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली बाल्कन प्लान डेवलप कैसे हुआ? जब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उन्होंने सभी लोगों से वो मिले, नेताओं से मिले, और मिल कर के उन्होंने अपनी योजना के बारे में बात की कि भाई कोई मान जाए, किसी प्लान पे सब लोग एग्री हो जाएं। लेकिन कोई एग्री नहीं हो रहा था, क्योंकि कैबिनेट मिशन को लेकर के वो प्लानिंग कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी हम लोग आपको वो करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन किसी फॉर्मेट पे कोई तैयार नहीं हो रहा था। कोई भी जैसे मुस्लिम लीग हो या कहीं पे कांग्रेस नहीं मान रही है, कहीं पे मुस्लिम लीग नहीं मान रही है। तो फाइनली उन्होंने अपना एक गुप्त प्लान बनाया, और उस प्लान का नाम क्या था? बाल्कन प्लान था। और वो बाल्कन प्लान 3 जून, कब? 3 जून 1948 में उन्होंने बताया, और इसको हम 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लान किसका था? बाल्कन प्लान। ये प्लान था आपका लॉर्ड माउंटबेटन का, और इसी प्लान के अकॉर्डिंग भारत का बंटवारा हुआ। तो बस मैं इससे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं देना चाह रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान में बंटवारा जो हुआ था वो इसी माउंटबेटन प्लान
यही उसका मतलब ड्राफ्ट समझ सकते हैं आप, जो उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, तो इसे बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये मैंने शायद बीच में कभी जिक्र किया है आपके सामने कि जो आपकी ये सोसाइटी थी ये डेवलप क्यों हुई, तो मैं आपको बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग अंग्रेज़ों के एक औपनिवेश थे, तो उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही थी, कि भाई वो हमारे यहाँ शासन किस तरह से करें। शासन को चलाने के लिए उन्हें क्या करना था, उन्हें ये करना था कि वो हमारी संस्कृति के बारे में जाने, वो हमारे कल्चर के बारे में जाने, वही एक ही बात हुई। तो ये सब जानने के लिए जो सोसाइटी डेवलप की गई उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी था, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी वो 1784 में डेवलप हुई, बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई थी वो? सर विलियम जोन्स के द्वारा बनाई गई थी। किसने बनाया? सर विलियम जोन्स ने इसको डेवलप किया, और इसमें आपका इतिहास के बारे में, पुरातत्व के बारे में, विज्ञान के बारे में, साहित्य या मतलब जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, हम पर राज करने के लिए उन्हें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कानून, हाँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया था, कानून। वो जो कानून बनाना चाहते थे उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही थी, जैसे वो कोई चीज़ बनाते थे, जैसे उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया तो उन्हें काफ़ी उसके अगेंस्ट वो क्या कहते हैं उसको, विद्रोह झेलना पड़ा। तो वो ये समझना चाहते थे कि वास्तव में हमारा क्या दिमाग है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। तो उसको वो अच्छे समझना चाहते थे कि जिन चीज़ों से उन्हें लगता था कि विद्रोह हो सकता, तो यानी उनको भविष्य में छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए वो जो कानून बनाना चाहते थे उसमें उन्हें हिंदुओं के और मुस्लिमों के दोनों के कानून बनाने थे। तो दोनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी था कि वो किस बेसिस पर इनके निर्णय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर खाली आपको ये कह दिया जाए कि भाई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि भाई सर वेलेजली के द्वारा या आर्थर वेलेजली के द्वारा जो ये आपकी सहायक संधि थी, इस सहायक संधि का पहला शासक आप बताएं या पहला राज्य बताएं, तो बड़ा आसान है, आप आराम से बता देंगे। ठीक है, लेकिन जब आपको बस सिर्फ ये बोल दिया उन्होंने कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाएंगे आप तो आपको याद आएगा कि डुप्ले ऐसे पहले आदमी थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ये सहायक संधि की कॉन्सेप्ट को लेकर आए। अब अगर यहाँ डुप्ले होता तो डुप्ले के बारे में हम सोच सकते थे। इज इट क्लियर? बात समझ आती है? नहीं आती? ठीक है, डुप्ले नहीं है। तो डुप्ले नहीं है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि आपको आंसर जो करना है वो रटा हुआ आंसर नहीं करना, आपको देखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। तो वेलेजली का जिक्र नहीं है तो आप मतलब एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी आंसर हो सकता है, आपकी कोई सीमाएं नहीं है। तो डुप्ले से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन आप याद कीजिए 1764 हुआ है बक्सर। 1764 में अवध ने अपना जो सत्ता है वो हार दिया था क्लाइव के सामने, और शाह आलम ने, यानी कि जो आपका मुगल्स थे, तो उन्होंने भी उनकी भी हार हो गई थी। तो 1765 में संधियाँ हुई थी, इलाहाबाद की संधि आपको याद आ रहा होगा। तो उसी दौरान 1765 में जो आपका अवध है, यानी अवध का नवाब है, इस अवध के नवाब ने पहली सहायक संधि कर ली थी। और सहायक संधि होती क्या थी? सहायक संधि का मतलब ये था, अंग्रेजों ने ये पेशकश की थी कि भाई ऐसा है, आपके क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई बाहरी अगर हमला होता है तो उससे अंग्रेज आपकी रक्षा करेंगे। बस आपको क्या करना है, एक ब्रिटिशर्स का रेजिडेंट रख लेना अपने यहाँ पर, और एक छोटी सी सेना की टुकड़ी रखनी है, और उस सेना की टुकड़ी का जो खर्चा है वो आप
वहन करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए, ठीक है। और यही प्रोसेस था जिससे कि उन्होंने एक बड़ी सेना वो रख पाए भारत के खर्चों पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत डिटेल भी ना बताएं तो थोड़ा बताना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है आपका 1793। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो भू राजस्व प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली थी? भू राजस्व प्रणाली थी, उसके लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई देखी गई। निम्न प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? भाई याद करो, कॉर्नवालिस साहब ने क्या भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी, यानी स्थायी बंदोबस्त, अगर किसी को याद आ रहा हो तो, परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या क्या हुआ था याद करो। स्थायी बंदोबस्त के दौरान अंग्रेजों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया, उन्होंने ऐसे जमींदारों को ढूंढा जिनसे ऊंची बोली लगाने वाले जो जमींदार थे उनसे ये कह दिया गया भाई सबसे ऊंची बोली जो लगाएगा उसको हम ये दे देंगे क्षेत्र, और आपको क्या करना है, उस क्षेत्र के ऊपर हमें रेवेन्यू को कलेक्ट करके देना है। तो इसमें यह होता था कि 1/11 पार्ट जो है वो ज़मींदार अपने पास रखते थे, और 10/11 पार्ट जो था टोटल रेवेन्यू का वो अंग्रेजों को जमा कर दिया जाता था, ठीक है। ये काफ़ी मुनाफे का सौदा था ब्रिटिशर्स के लिए। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी ने ज़मींदार को मतलब असीमित अधिकार दे दिए और कहा भाई कैसे भी करके आप रेवेन्यू को कलेक्ट करें, लेकिन बस आप हमें 10/11% दे दें, 10/11 पार्ट दे दें, और 1/11 आप रेस्ट आप रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आंसर दिए हुए हैं, तो उन आंसर्स में अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़मींदारों का अधिपति बना दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी अधिपति, मतलब बनाया नहीं गया था वो, इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। सेकेंड पार्ट आता है आपका कि न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बना दिया, कोई क्लॉज नहीं है इस तरह की। रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाया गया। यहाँ हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन है नहीं। और लास्ट पार्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ज़्यादा सटीक है। कारण समझिए कि क्या था, जो यहाँ पर विवाद बढ़ रहे थे उनका कारण ये था कि चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया था, यानी ज़मींदार को जो क्षेत्र दिया गया, तो ज़मींदार को जो क्षेत्र दिया गया उसकी कोई परिसीमा नहीं बना रखी थी, वो दाएं या बाएं हो सकता था। दूसरी बात, प्रतिभूमि के बारे में, चारागाहों के बारे में और काफ़ी चीज़ों की डिटेलिंग नहीं थी। और आप समझ सकते हैं जब लिखित कानून नहीं होता प्रॉपर तो विवाद तो होगा, आप दूसरे की बाउंड्री में जाएंगे, वो विरोध करेगा, तो वही हो रहा था, ठीक है। तो ये कारण था, इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा। अब आप आगे चलिए, यानी इसका उत्तर डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुरु नानक से संबंधित है? पहली बात है कि धर्म के विभिन्न आडंबरों को मान्यता, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर और उसके अनुयायियों के बीच में, यानी के बीच में जो संबंध है उसमें निकटता, भाई ये तो हमेशा होता है। प्रभु और उनकी पूजा करने वाले जो भी व्यक्ति हो उनके बीच में हमेशा संबंध कैसा होता है, निकटता का ही होता है, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, एक सामाजिक धार्मिक संगठन के रूप में मान्यता। बिल्कुल, ये एक सामाजिक और धार्मिक संगठन था, आप जिसे जानते हैं सिख धर्म के बारे में, गुरु नानक जी ने यही धर्म स्टार्ट किया, ठीक है। तो आई थिंक सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड आप देख लें जहाँ भी हो, सेकंड एंड थर्ड यहाँ है तो यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाइड किया गया, किस श्रेणी में किया गया है? वो समाजवादी चित्र थे, पुनरुज्जीवनवाद था उसमें, या यथार्थवादी थे, या प्रभाववादी थे? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जिस संस्कृति के संपर्क में आए थे
यानी कि पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर, जिसकी गिरफ्त में हम लोग अभी तक भी हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कि हम लोगों का पहनावा नहीं था जींस और टी शर्ट, लेकिन हम पहनते हैं क्योंकि हम इम्प्रेस्ड हैं कहीं ना कहीं वेस्ट से, और उस वेस्ट की वजह से हम लोग अपने यहाँ पर जो चित्रकारी कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, वो भी वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस थी। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर ने हमारी खुद की संस्कृति को दोबारा से जीवन दिया और अपने ही कल्चर को, अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए चित्रकला का प्रयोग किया। तो इसी को हम लोग पुनरुज्जीवनवाद कहते हैं। तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये प्रश्न हो गया। तो अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद, ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो कथन किसने कहा था? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, अबुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी? मैं क्लियर कर देता हूं। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये बात क्लीमेंट एटली ने, जो लेबर पार्टी के थे, उन्होंने ये बात कही थी जब वो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। ठीक है, तो सर क्लीमेंट एटली या लॉर्ड एटली इसका राइट आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है वीडियो छोटी बने, और आई बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छे से स्टडी करेंगे, और जल्दी ही मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा बढ़िया सी। और आप ऐसा करें कि आप इसको लाइक करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आई लाइक इट। और थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड नाइट।